वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, देखो अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का पहला लेक्चर आपने ऑलरेडी देख लिया है एंड उसमें हमने नॉन होमोजीनियस के बारे में बात की थी। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का डिफरेंस भी मैंने वहां पे बताया था। फटाफट से एक बार और देख लो। जैसे यहां पर आपके पास इक्वेशन है इज इक्वल टू जीरो, अगेन इक्वल टू जीरो, अगेन इक्वल टू जीरो, तो सारे के सारे अगर इक्वल टू जीरो आ जाते हैं तो हम उसे होमोजीनियस इक्वेशन बुलाते हैं। अगर एक भी नॉन जीरो रह गया तो फिर वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर एक भी नॉन जीरो रहा तो फिर वो नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। ठीक है, अब देखो यार, नॉन होमोजीनियस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। होमोजीनियस में बड़ा ही सिंपल सा सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप फटाफट देख लेते हैं। आपके सामने जैसे इक्वेशन आएगी तो सबसे पहले आप क्या करते थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते थे, जो हम अभी तक लिखते आ रहे थे। तो वही सेम टू सेम चीजें यहां पर नहीं करनी है, इनफैक्ट कर भी सकते हो, दो तीन स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो। देखो फटाफट क्या होता है। अगर आप ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखोगे तो आपका ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इज नथिंग बट जीरो जीरो जीरो। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इसका ए ऑग्यूमेंटेड बी लिखोगे, जैसे हम लिखते थे हमेशा, है ना, ए ऑग्यूमेंटेड बी इस तरीके से आएगा। अब आप क्या करोगे, ए ऑग्यूमेंटेड बी का रैंक निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि चलते चलते हमें क्या करना है, ये तीन नंबर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना, ये तो ऑब्वियसली कुछ भी ऑपरेशन करो ये जीरो ही रहने वाला है लास्ट वाला तो। ठीक है, अब पहले हम इसको जीरो बनाएंगे ऐसे ऐसे, फिर हम इसको जीरो और इसको जीरो बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये तो जीरो जीरो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी रो में चेंजेस करोगे ये थोड़ा ना चेंज होने वाले हैं। तो ऐसे आपका इकोनॉन फॉर्म बन जाएगा। तो दो कंडीशन पॉसिबल है। एक कंडीशन क्या है कि आपको जैसे मैंने यहां पे बनाया है वैसे का वैसे इकोनॉन फॉर्म मिल जाए। ठीक है, पहले आप एक जीरो बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको जीरो, फिर इसको जीरो। या फिर करते करते आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी रही, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पूरा का पूरा रो कभी कभी जीरो बन जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो ये वाला रो है वो इसके साथ साथ ये भी जीरो बन गया, तो पूरे के पूरे। ये दो ही पॉसिबिलिटी है इकोलॉन फॉर्म की, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसे ठीक करते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली जस्ट अ सेकेंड, तो ये चीज जो है वो ऑब्वियसली आपका नंबर ही रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये नंबर है, फिर पहला जीरो और फिर दो जीरो। ठीक है, तो या तो ये पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको या तो ये पॉसिबिलिटी मिलेगी, करेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर ये पॉसिबिलिटी मुझे मिली, है ना, तो ऑब्वियसली रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी मेरी, थ्री हो जाएगी। और रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी भी कितनी हो जाएगी, थ्री, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, इसमें भी थ्री है और इसमें भी थ्री है। तो दोनों ही केसेस में मैं बोल सकता हूं कि रैंक ऑफ ए थ्री रहेगी, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। थोड़ा सा 2 मिनट मेरे साथ साथ चलो, मैं आपको सॉर्ट करके दूंगा ये सारी चीजें। अगर मान लो ये वाला सिस्टम आ जाता, ठीक है ना, आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको लकीली ये भी जीरो मिल जाता। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है मेरी, अभी आती नंबर ऑफ नॉन जीरोस विच इज टू। और रैंक ऑफ, अगर आप ए ऑग्यूमेंटेड बी निकालते, ये भी नंबर ऑफ नॉन जीरोस विच इज अगेन टू। तो ये भी, इस केस में भी आपकी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी आ रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि दोनों ही पॉसिबल केसेस में आपकी रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के बराबर आएगी। ठीक है, मतलब इसमें रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी वाला सिस्टम है ही नहीं। जब भी मेरी इक्वेशंस होमोजीनियस रहती हैं तो उस केस में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ये तीनों के तीनों जीरो आ गए, मतलब ये तीनों जीरो आ गए और यहाँ पे एक नंबर आ गया। ये कभी हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि होगा क्या कि जब आप इनको जीरो बनाने जाओगे तो ये नंबर कभी जीरो के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें से आप जीरो में कितना भी मल्टीप्लाई करके माइनस करो, R2 में R1 में, हमेशा जीरो रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि जब भी मेरी इक्वेशंस होमोजीनियस होती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस होती हैं, तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। कैसे बोल सकते हो आप कंसिस्टेंट होती हैं, क्योंकि हमेशा उनका रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के बराबर ही होने वाला है। मतलब इसमें इनकंसिस्टेंस वाला सवाल ही नहीं है। आपके पास अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि होमोजीनियस सिस्टम है, आप इसे सॉल्व करिए, तो बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो कि यार क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये हमेशा कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो उसमें मुझे ए एक्स इज इक्वल टू बी और ए ऑग्यूमेंटेड बी वाला ये लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं फिर इसमें क्या करूं, देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अब कंसिस्टेंट होने के बाद मुझे बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि कंसिस्टेंट में ये दोनों होते हैं। तो वो कैसे पता चलता है, रैंक से पता चलता है। तो रैंक फिर मैं किसकी निकालू, रैंक सिर्फ एक ही निकाल लो ना यार, आपको ए ऑग्यूमेंटेड बी पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सारी स्टेप्स आपकी जो लिख रहे हैं ना, आप ऑग्यूमेंट करके बार बार लिखना, आई नो इसमें टाइम वेस्ट होता है और हमारे पास टाइम कम पड़ता है, तो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली अगर आपके पास होमोजीनियस का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप वन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि मेरा होमोजीनियस में ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो हम लिख लेंगे इसे, हमने लिख लिया। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। डायरेक्टली मुझे सिर्फ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालनी, ए ऑग्यूमेंटेड बी बनाने की जरूरत ही नहीं है।
अब मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आ गई, तो मैं लिख सकता हूं कि बिकॉज इट इज होमोजीनियस रैंक ऑफ ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। ये होता ही है हमेशा, ठीक है। चलिए, और ये कंसिस्टेंट रहेगा, ये भी आप वहीं के वहीं मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल लॉजिक है, अगर मेरा रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, और वही मेरी रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन से कम है तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। जो लोग अगर इस चीज को समझ गए हैं तो आगे बढ़ जाइए, अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक शॉर्ट में मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूँ, फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास कभी भी एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस का मतलब क्या, तीनों तीनों जीरो होगा, तो मुझे ए ऑग्यूमेंटेड बी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस है तो हमेशा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी आएगा ही आएगा। ये चीज यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि हमेशा ये इक्वल आएगा ही आएगा। तो ए ऑग्यूमेंटेड बी का रैंक निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ किसका निकाल लो, ए का निकाल लो, क्योंकि जो ए का होगा वही ए ऑग्यूमेंटेड बी का भी होगा। जैसे ही ए का रैंक आ गया, अब देखो अगर वो रैंक मेरा नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, और रैंक मेरा नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं है, उससे छोटा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, खत्म। इसके आगे कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया। तो वैसे ही होमोजेनियस का क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि छोटा ही रहेगा, ऑब्वियसली छोटा रहेगा, क्योंकि ऑग्यूमेंटेशन रहता नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके छोटे होने के बावजूद भी और एक शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं। मान लो आपके सामने एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया, ठीक है, और आपने देखा कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपके कितने अननोन्स हैं, एक दो तीन अननोन्स हैं, और आपके पास इक्वेशंस भी कितनी है, एक दो तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर आ गया मतलब समझो आज तो किस्मत बहुत बढ़िया है अपनी, ठीक है। तो अगर मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं और अननोन्स भी तीन हैं, तो मैं उसमें रैंक भी नहीं निकालूंगा। मुझे सिंपली क्या करना है, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट चेक करना है, ठीक है, समझ में आया। अगर मेरा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं सिंपली बोल दूंगा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मेरा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूशंस की वैल्यू अगर वो निकालने के लिए पूछता है तो वो भी मैं लिख के बता दूंगा, फिलहाल के लिए इसे एब्सॉर्ब कर लो। ये अगेन एक शॉर्ट ट्रिक है, कब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो अगर किस्मत बहुत अच्छी रही हमारी तो नंबर ऑफ इक्वेशन, जैसे यहां पर है मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, और अननोन्स भी तीन है, एक्स वाई एंड जेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं रैंक वैंक भी निकालने के बारे में सोचूंगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। रैंक भी मत निकालो, मुझे सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट देख लेना है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल टू जीरो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। ये चीज अगर क्लिक नहीं भी करती है एग्जाम में तो भी यार अपना ये वाला फंडा तो सॉर्टेड है ही, रैंक निकाल लेना, रैंक निकाल के करोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो हमें ऐसे ही घूम के शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कुछ नहीं लगाना है। आप ये मेथड ध्यान में रखिए, बाई चांस अगर किस्मत अच्छी रही और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप ये इस तरीके से शॉर्ट में कर सकते हैं, मेरा ये कहना है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है जनरली ना, पुणे यूनिवर्सिटी कोशिश करता है थोड़ा सा लेंदी बनाने का, ठीक है। तो जैसे हो वहां पे उस तरीके से कर लीजिएगा। मैं आपको दो तीन क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन जिसमें ऐसी सिचुएशन रहेगी कि हमें रैंक निकालनी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक आधा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा हमारा ट्रिक एप्लीकेबल होगा, वो भी करा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पास है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व देम, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार क्वेश्चन को देखते से ही मुझे लग रहा है कि चारों जीरो है मतलब कंसिस्टेंट होगा, 100% होगा, बिकॉज ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। हालांकि हमें इसे लिख लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं पीछे आपको ले जाके एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जैसे हमने देखा था कि यार यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर आपसे वो पूछ ले कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, तो यह सिंपल सा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू ही सॉल्यूशन होती है, ठीक है ना। हमने नॉन होमोजीनियस में भी सॉल्यूशंस निकाले हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन रहता था, कुछ कुछ वैल्यूज आती थी, एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, वाई 2 आ रहा है, जेड 3, ऐसे कुछ तो भी वैल्यूज आती थी आपकी। इस केस में अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो वो एक ही हो सकता है कि जब मेरी तीनों वैल्यू जीरो हो। तो मेरा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अगर उसने पूछा कि सॉल्यूशन क्या है, यूनिक आया तो ऑब्वियसली ये रहेगा। अगर यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से, तो वही आप z इज इक्वल टू टी बोलोगे, तो y इज इक्वल टू समथिंग 2 प्लस टी, ऐसा कुछ कुछ आएगा, है ना। x इज इक्वल टू 3 प्लस 4t, है ना, बाय 7, ऐसा समथिंग समथिंग आएगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कुछ कुछ तो भी आएगा इस तरीके से टी लगा के, ठीक है। तो ये तरीका इनफाइनाइट रहेगा तो इनफाइनाइट वाला निकाल लेंगे, है ना। एक सैंपल लिखा है मैंने, ऐसे इसे रियल सॉल्यूशन मत समझिएगा, दिस इज जस्ट अ सैंपल कि ऐसा कुछ आ सकता है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है कि यूनिक सॉल्यूशन है ऑब्वियसली, तो
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आएगा विच विल बी जीरो। इनफाइनाइट है तो अगेन आप किसी को जेड वेड को टी बोलोगे तो फिर y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, जेड इज एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ टी आएगा। वही करना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक बता रहा था कि अगर यूनिक रहता है तो फिर क्या आंसर है। तो ऑब्वियसली ये तीनों जीरो रहेंगे, इसे रटने की भी जरूरत नहीं है। देखो आप अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो अगर एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू जीरो रहेंगी तो ऑब्वियसली वो एक सॉल्यूशन बनेगा, है ना। ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले वैल्यूज क्या हो सकते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों जीरो बनने चाहिए, तो एक सॉल्यूशन है। अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिक है तो वही एकमात्र सॉल्यूशन बचा ना, ठीक है। अगर यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट है, तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। जैसे हमने देखा था कि कभी भी मेरे पास अगर होमोजीनियस आ गया तो मैं ए ऑग्यूमेंटेड बी वगैरह बनाने नहीं जाऊंगा, मैं सीधा ए एक्स इज इक्वल टू बी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, सिंपली रैंक ऑफ ए निकालना है, ठीक है। अब देखो रैंक ऑफ ए निकालने के क्या करना है, इक्लोन फॉर्म में मुझे ए को कन्वर्ट करना, दिस इज माई ए, है ना। तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी या ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो का फॉर्मेट हमने लिख लिया है, ए को मुझे इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो तो 1 2 3 ऑलरेडी है ना। तो R1 को एज इट इज रहने दो, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। R2 को जीरो बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे जीरो कैसे बनेगा बताओ, R2 माइनस R2 R1 करके, ठीक है ना। बढ़िया। वैसे ही इसको भी जीरो बनाना ये भी हो सकता है कि R3 माइनस 3R1, बढ़िया। और लास्ट वाला भी R4 माइनस 4R1 कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो कर लेते हैं, इन तीनों को जीरो जीरो बनाते हैं। तो R2 माइनस 2R1 ये बनेगा मेरा जीरो, 3 माइनस 2 2 4 मतलब -1, ठीक है। 4 - 2 3 6, 4 - 6 कितना होता है, -2। चलो बढ़िया। R3 माइनस 3R1 ये बनेगा जीरो, 4 - 3 2 6, 4 - 6 इज -2, ठीक है। फिर 5 - 9 विच इज -4, ठीक है। R4 - 4R1 जीरो, 5 - 8 इज -3, ठीक है। 6 - 12 इज, what is 6 - 12 इज -6, ठीक है। चलिए ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, इसको जीरो बनाना है, ठीक है। तो इसको जीरो बनाने का तरीका तो बड़ा सिंपल दिख रहा है। अगर मैं क्या करूं, R3 माइनस 2R2 कर दो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, है कि नहीं। और वैसे ही R4 का भी वही चक्कर है कि R4 माइनस 3R2 कर दो, ठीक है। तो R4 माइनस 3R2 करने पे ये भी पूरा पूरा जीरो बन जाएगा, है ना। -3 इंटू -3 + 3। तो चलिए R1 को एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3। R2 भी एज इट इज रहेगा मेरा, 0 -1 -2, ठीक है। R3 कितना बन जाएगा पूरा, R3 माइनस 2R2 करेंगे हम तो ये पूरी तरह से जीरो बनेगा। R4 माइनस 3R2 करेंगे हम तो ये भी पूरी तरह से जीरो बनेगा। तो बस खत्म, आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, रैंक निकल चुकी है मेरी। कितनी आ रही है बताओ इस मैट्रिक्स की, सिंपली आप बोल सकते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2, है ना। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करते हैं हम लोग, तो 1 2 आ रही है रैंक मेरी, ठीक है। रैंक अगर मेरी 2 आ रही है, अब मुझे क्या देखना है, सिंपली क्या करते हैं, देखिए जैसे ही आपकी रैंक आ जाती है तो अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर रैंक बराबर नहीं है उससे छोटी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे मेरी रैंक कितनी आ रही है बताइए, रैंक आ रही है 2 और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, 3 अननोन्स हैं। तो रैंक मेरी नंबर ऑफ अननोन्स से छोटी है, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो अब मुझे सॉल्व भी करना है, कंसिस्टेंट तो ऑब्वियसली है ही है, ठीक है। सॉल्व करना है मुझे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की वैल्यू निकालनी है। निकालने का तरीका भी आपको पता है कि नहीं। क्या करना है मुझे, सिंपली ए की जगह पे इस मैट्रिक्स को लिख देना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं आपके लिए वो भी, इसे थोड़ा हटाते हैं, ये चीज हमें समझ में आ चुकी। अब हम यहाँ पहुंच चुके कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो क्या निकालें, कैसे निकालें, देखो सिंपल तरीका है आपका कि ये जो नया वाला ए आया ना, हम इस मैट्रिक्स की रिप्लेसमेंट में इसे यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। यही लॉजिक होता है, रोज चेंज करने के बाद ऐसे कुछ मैट्रिसेस बदल नहीं जाते हैं, वो वही के वही रहते हैं ना, ऑपरेशंस करने के बाद मैट्रिसेस रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो में सिंपली इस पूरे की जगह पे ये रख देना चाहिए, खत्म, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो कर लेते हैं ये चीज, तो आपका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये वही हो रहा है, ए ऑग्यूमेंटेड बी में हम क्या करते थे कि नीचे वाले को एक ही जगह यूज करते थे, करेक्ट। यहाँ पे भी वही चीज करनी है। यूनिक सॉल्यूशन आया होता अगर
है ना। रैंक अगर मेरी बराबर हुई होती नंबर ऑफ अननोन्स के तो सिंपली हम बोलते थे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो इज द फाइनल आंसर, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मुझे वो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो वापस से लिखूंगा, लेकिन इस बार ए की जगह मैं ये रखूंगा, है ना, ये भी तो ए है। तो क्या है ये 1 2 3 0 माइनस 1 2 1 2 3, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 0 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर सब 0 0 0, ठीक है, 0 0, ओके। ए एक्स वाई जेड, ए एक्स इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। बस ये ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सिंपली क्या करोगे, स्टेट आर वन मेरा सी वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये मेरा मल्टीप्लाई होगा तो 0x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना चाहिए, z को t मान लेना चाहिए। z अगर मेरा t हुआ तो उस t को यहाँ पुट अप करेंगे हम। चलिए फटाफट जैसे सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो माइनस वाई माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2t इंटू माइनस वन मतलब माइनस 2t, ठीक है। ये 2t इधर जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये मेरा y का वैल्यू आ गया। तो अगर मेरा zt है तो मेरा y किसके बराबर है, y डेफिनेटली मेरा 2t के बराबर है, ठीक है। अब मुझे निकालना है x किसके बराबर होगा। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे x निकालते हैं। तो x प्लस 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2t प्लस 3 इंटू जेड एस टी इज इक्वल टू 0, है ना। पुटअप कर देंगे वैल्यूज, x माइनस 4t प्लस 3t इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू t आ जा रहा है, ठीक है। चलिए क्या अच्छी बात है, x और z बराबर आ गए हैं, ठीक है। तो x भी मेरा कितना आ रहा है, t आ रहा है, ओके। तो ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं x y और z की वैल्यूज t t एंड 2t, ठीक है। चलिए, तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो आप इस तरीके से उन्हें निकाल लेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम। देखो ऑब्वियसली बात है कि यार यहाँ पे 0 0 0 थोड़ा मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तीनों 0 0 0 है तो कंसिस्टेंसी रहेगी। क्यों? क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है। अब देखो जैसे हमने बात की थी कि कभी कभी किस्मत से इतनी अच्छी चीज हो सकती है कि आपके पास तीन इक्वेशंस हैं और नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, तीन है। तो अगर तीन इक्वेशन से तीन अननोन है, होमोजीनियस है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, देखो 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 पलट के, अगर मेरे पास तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन्स है, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है, तो मुझे रैंक में निकालने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा क्या चेक करूंगा, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, यूनिक सॉल्यूशन है और यही सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे हम लोग, हमारी ट्रिक एप्लीकेबल है यहाँ पे। क्यों एप्लीकेबल है हमारी ट्रिक? क्योंकि आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है इन दिस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो रैंक वैंक निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है ना। देखो मैं एक चीज बता दूं, होमोजीनियस से क्वेश्चंस अपन कर तो रहे हैं बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देता हूँ फटाफट से, पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। तो चलो ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस याद है ना, जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं हम प्लस माइनस प्लस ध्यान रखना है हमें, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, चलो डिटरमिनेंट इसका। सो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 4 ज़ा 16, ठीक है, ये हो गया। माइनस 3 इंटू 15 माइनस 16 था ये, 5 4 ज़ा 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, ठीक है, प्लस 3 इंटू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, ठीक है। सो दिस इज 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है, is equal to 2 into minus 1 is minus 2 minus 24 plus 7 3 is 21. This is equal to how much? Minus 26 plus 21 is minus 5, ठीक है। तो आप सिंपली देख के बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे कि तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए किसके, जीरो के। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या आपको रियली लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? बहुत कम चांस है गाइस, ठीक है ना। तो ये होमोजीनियस हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखो होमोजीनियस अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपके लिए वेक्टर्स वाले क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो टेक्निकली होमोजीनियस का डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, वेक्टर्स के फॉर्म में आपको चीजें पूछेगा जहां पे होमोजीनियस काम में आएगा आपके, ठीक है ना। चलो तो होमोजीनियस के ऐसा कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट देख लिया है बस काफी है। वेक्टर्स की तरफ चलते हैं, वहां पे होमोजीनियस का काम आने वाला है, वहां देखते हैं, ठीक है।